ब्रेन बस्ट में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जब इन प्रोग्रामों को देखते हैं तो उस वक्त जो आपके कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं हमें, और आपको भी शायद इस प्रोग्राम से कोई ना कोई ऐसी दिलचस्प बातें नज़र आती होंगी या सुनाई देती होंगी जिसमें आपका भी इंटरेस्ट बनता है। ब्रेन बस्ट में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो लेटेस्ट इस वक्त न्यूज़ चल रही है, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के उस बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर चाइना ने ये कोशिश की कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान की काफ़ी ज़मीन को हड़प कर लें। ऐसा हो नहीं सका, हालांकि हिंदुस्तान के 20 नौजवान शहीद हुए बॉर्डर पर। ये भी एक दुनिया में अजीब किस्म की लड़ाई थी कि बॉर्डर के ऊपर हाथों पाई में 20 हिंदुस्तान के सोल्जर शहीद हुए। चाइना ने अपनी कोई खबर नहीं दी, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं जिसको आप कह सकते हो, उनसे ये पता चलता है कि चाइना के भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 40 और 45 तक उनके सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। खैर, चाहे एक सोल्जर की जान चाहे 40 की चाहे चाइना की चाहे हिंदुस्तान की, वो आम आदमी की जान जाती है, जिसमें हमें बहुत दुख होता है। इट डजंट मैटर कि वो चाइना जो है उसके गए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे कन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होते हैं। चाइना का जो अग्रेसिव रूप हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो दुनिया में एक नए किस्म का रूप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। पॉलिटिशियंस भी जो है वो भी काफ़ी परेशान हैं कि भाई चाइना जो है वो इतना बढ़िया रिलेशनशिप सबसे साथ बनाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का जब वो रिएक्शनरी एक्शन लेते हैं, मैं इसको रिएक्शनरी कहता हूँ इसलिए कि ये जो सोच है ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की रिएक्शनरी सोच है, जो कि इस वक्त उनको कंपेल करती है कि आप इस किस्म के एक्शन लो। अरे भाई, दुनिया में आप बिजनेसमैन हो, देखिए वो 30 साल में उनकी इकॉनमी 13 ट्रिलियन की हो गई। किस वो चाइना के सिर पर नहीं हुई, वो सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के सिर पर हुई है। वेस्टर्न वर्ल्ड वाले वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, इसलिए चाइना की इकॉनमी जो है वो ऊपर बढ़ी। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड वहाँ पर ना जाता, वेस्टर्न वर्ल्ड वहाँ पर इन्वेस्ट ना करता, ख़ास करके अमेरिकन जो कॉरपोरेशन है उन्होंने तो बेइंतहा वहाँ पर पैसा लगाया। इसी तरीके से हमने ये देखा कि और भी जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं दुनिया की, चाहे वो यूरोप की हों, चाहे वो जापान की हों या कोरिया की भी कंपनियों ने वहाँ पर जाके इन्वेस्ट किया। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि कोरिया जैसा कंट्री जो कि हर चीज़ अपने यहाँ पर बनाता है, वो भी वहाँ पर जाके उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाया। मुझे ये नहीं पता कि देखिए जो कॉरपोरेशन होती है उनका फ़ायदा क्या होता है, वो एक ही चीज़ सोचती हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अगर उनको प्रॉफिट कहीं नज़र आता है तो वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रॉफिट के लालच में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए चाइना में, ये हमने देख लिया, और चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन गया। आज ताहिर साहब से सबसे पहले यही बात करनी है कि जो कंट्री इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है वो ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि वो दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत अग्रेसिव हैं। वो हिंदुस्तान को जो है हर वक्त कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर तंग करता रहे। हालांकि जब उन्होंने ये इस वक्त काम किया है तो दुनिया का तकरीबन कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें उन्होंने इसको बहुत बुरे तरीके से जो है वो इनको मैं कहता हूँ कि इनकी नखेदी की। लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि ऐसा क्यों किया। अब तो वो रिट्रीट भी हो गए, चलो हिंदुस्तान और चाइना का आपस में फ़ैसला हो गया, वो रिट्रीट हो गए। लेकिन मेरा ताहिर साहब से ये सवाल है कि रिट्रीट तो वो हो गए, उसके बारे में भी वो बात करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी इकॉनमी बनने के बाद और दुनिया में आप नंबर 1 इकॉनमी बनना चाहते हो 2050 तक, पहले तो टारगेट था 2030 का, वो तो अब शायद ख़त्म हो गया, अब रह गया टारगेट 2040 या 2050। तो फिर इस किस्म के जो उनकी सोच है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, ये क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा पहले स्वागत करते हैं ताहिर साहब का, और फिर इसके ऊपर उनसे बात करते हैं कि ये आखिरकार ये सोच तो मैं समझता हूँ कि किसी बेवकूफ़ों की होती है, अक्लमंद आदमी तो ऐसी सोच रखता ही नहीं।
देखिए बात यह है कि चाइना को डॉक्टर साहब एक फ्री पास मिला हुआ था फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनका ये ख्याल था कि अब हम एक इकोनॉमिक माइट बन चुके हुए हैं, अब हम जिस तरह का चाहे एग्रेशन कर सकें। लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि वो जो उनका ख्याल था कि हम 2030 तक यानी 2030 तक हम कोई दुनिया की द ओनली सुपर पावर बन सकते थे, अब वो मैं आपको कहता हूँ वो 2040 तो दूर की बात है, 2050 में भी नहीं बन सकते। क्योंकि जो 2030 तक कुछ नहीं बन सकता वो आगे भी नहीं बन सकता। वजह यह है कि दुनिया ने अब ये तय कर लिया, ख़ासतौर पर कोविड-19 के बाद। सिर्फ कोविड-19 ही मसला नहीं था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी बहुत सालों से कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और चाइना का जो बिजनेस का स्टाइल है वो इतना अनबिजनेस था, नॉन बिजनेस तरीके से चल रहे थे, मैनिपुलेशन थी मुकम्मल तौर पर। तो दुनिया पहले ही इनसे ख़बरदार हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर ये जो चाइना की ऐप हैं या चाइना की हुआवेई जो कंपनी है, इनका बिजनेस करना भी मकसद था, दुनिया का बिजनेस भी हड़प करना मकसद था, साथ साथ पूरी दुनिया की जासूसी करना भी मकसद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती चली जा रही थी। अगर ये कोविड-19 ना भी आता तो कोविड-19 ने तो जैसे कहते हैं ना लास्ट नेल ऑन द कफन वाली बात की है। तो अब ये बात दुनिया पर रोशन हो गई। मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ मोदी सरकार को इस बात का। हमें किसी को तवक्को नहीं थी कि इतना वो यानी प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर 59 ऐप्स उनकी बैन कर दी। दुनिया तो अभी सोच भी नहीं रही थी, सिर्फ ऐसे ख्याल ही था वेग सा कि शायद ऐसा होना चाहिए। इंडिया प्रूव्ड कि उन्होंने कहा कि दुनिया की आज की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है डिजिटल है ना, तो हम आप जो आपका ख्वाब है कि हम अब डिजिटल इकॉनमी में नंबर 1 दुनिया में बने, पहले तो हम 59 ऐप आपकी जो है ना मोस्ट पॉपुलर वो हम बैन करते हैं। इंडिया में बैन है तो 1.3 बिलियन लोगों की कंजम्पशन से बैन है। साथ ही अमेरिका ने कह दिया भाई बहुत ही बढ़िया काम किया, हम भी ऐसा सोच रहे हैं। ये अभी सोच ही रहे हैं। देखिए मतलब ये बहुत बड़ा, मैं मीडिया पर देख रहा हूँ जो मोदी जी के खिलाफ जितने भारतीय जैसे वो जर्नलिस्ट या स्कॉलर सो कॉल्ड इनके खिलाफ कह रहे थे जी कि चाइना को सही हैंडल नहीं कर रहे। आफ्टर अ वीक मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक आर्टिकल देखा जो इंडियन नजाद वो मिस्टर सननंत जो हैं उनका लिखा हुआ, वो भी मान गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कमाल ही कर दिया, इंडिया ने चाइना को वो मैसेज दिया है कि प्रैक्टिकली बता दिया कि यू आर नो लॉन्गर आईटी चैंपियन ऑन दिस प्लैनेट। अच्छा मुझे ये बताइए ताहिर साहब, उन्होंने तो 59 ऐप्स बंद कर दिए। अमेरिका जैसा कंट्री अभी सोच रहा है, बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज भी अभी, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हम सोच रहे हैं। ठीक बात। क्या वजह है कि एक 59 ऐप्स जो हैं जी वो बंद करने से उनको क्या नुकसान होगा? नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान के पास इतना बड़ा आईटी का मतलब सामान है, आईटी का इतना बड़ा एजुकेशन है कि हिंदुस्तान के लोग आज अमेरिका की 38 कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके हेड जो हैं वो इंडियंस हैं। तो वाई नॉट हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब ये किए हैं पैक। एक तो आ गया वहाँ पर हिंदुस्तान के एक मतलब साइंटिस्ट ने या एक शख्स ने समझ लो जी कि उसने एक ऐप शुरू कर दिया टिकटॉक की तरह और उसके लाखों जो हैं उन्होंने डाउनलोड कर दिया। व्हाई नॉट अदर कंट्रीज हैव डिसाइडेड? देखिए दोनों बातें डॉक्टर साहब, जो अदर कंट्रीज हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, लगता है वो ज़रा स्लो होते हैं अपनी अनाउंसमेंट में, लेकिन यही उनकी नाकामी है। देखिए इंडिया ने, मैं बहुत कन्विंस हुआ हूँ कि इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, सोचने की बात तो दूर की बात है, सीधा एक्शन सामने आया कि भाई इनफ इज़ इनफ। अच्छा वो उससे आपने ये भी पूछा, मैं इसको भी एड्रेस करता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे फ़र्क ये पड़ा कि ये एक जॉइंट बन रहे थे। देखिए डॉक्टर साहब, आज से कुछ 40-50 साल पहले बड़ी कंपनियाँ थी फोर्ड या बड़ी कंपनियाँ थी मैकडोनल्ड, अब बड़ी कंपनियाँ गूगल की तो कोई मतलब कोई अपना वो भी नहीं होता ना कि कोई इन्वेंटरी भी नहीं होती कि भाई ये आपके यहाँ जी इतने बिलियंस डॉलर का सामान पड़ा हुआ जिस तरह वॉलमार्ट के पास पड़ा हुआ। राइट। ये तो वर्चुअल दुनिया है ना।
ठीक है। अब ये वर्चुअल दुनिया ही दुनिया को आगे लीड कर रही है। राइट। तो इंडिया ने ये देखा कि अगर ये वर्चुअल दुनिया को तो तोड़े ना, हमें इसकी बदमाशी को तो तोड़े। जैसे आपने कहा, जब भारत के पास इतना एक्सपर्टीज है आईटी की वर्ल्ड, राइट। भारत के जो बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय ओरिजिन के, वो गूगल हो, बहुत बड़ी बड़ी आईटी वर्ल्ड की, ले लीजिए, वो माइक्रोसॉफ्ट ले ठीक है, लीजिए। उस सब में बड़े बड़े ओहदों पर हैं। लेकिन वो भी लोग जरा सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर है ना, उनको भी कारोबार से गर्ज है, भारतीय प्राइड से नहीं गर्ज। चाइनीज का जो मसला था, वो चाइनीज का कारोबार भी होता है, चाइनीज प्राइड भी होता है। ये तो एक खूबी माननी पड़ेगी, ठीक है, जो उन्होंने अपने लोगों के बीच में ना जज्बा पैदा किया। ठीक, लेकिन इस खूबी के साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी डॉक्टर साहब है, जब पैसे की बात आती है ना, फिर प्राइड खत्म हो जाता है। क्योंकि अब ये जब एप्स बैन हुई, तो ये एप्स के मालकान कौन है? ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ही पॉलिट ब्यूरो के बड़े बड़े लोग हैं ना। तो उन्होंने जी को और सबको कहा कि भैया आप हमें कहाँ फेंक रहे हो, हम हमारा ड्रीम, जिसको चाइना ड्रीम बोलते हैं, ये एक ऑफिशियल फ्रेज है, हमारा चाइना ड्रीम तो दुनिया का माइट बनना है, जाइंट बनना है। अब ये तुम हमें कहाँ फेंक रहे हो? तो वो पॉलिट ब्यूरो की अंदर की बात, उन्होंने कहा पहले इससे तो भारत के साथ अपनी कशीदगी तो खत्म करो ना। राइट। अभी तो अमेरिका सर पे आ रहा है, तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आपने कहा ये क्यों स्लो है? मेरा ये ख्याल है कि एक तो इनका स्टाइल है ज़रा स्लो होने का, जो अच्छा स्टाइल नहीं है। लेकिन ये आप देखेंगे ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से। नहीं, पर आपने ये कहा कि ये इनका स्टाइल है। जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने जी, और ड्यूटीज लगाने में उनके ऊपर उन्होंने सेकंड नहीं लगाया, इसको हटाने में क्या सब ड्यूटी लगाने में भी वो सेकंड नहीं, कई साल, 2 साल लग गए, बातें चलती रही। नहीं, वो देखिए वो वही बात है, जैसे चाइनीज़ ने वर्ल्ड लीडर्स को इस तरीके से कन्विंस किया हुआ कि आप हमारे साथ ट्रेड करिए, वो ट्रेड के चक्कर में पड़े रहे ट्रंप साहब कि देखिए 800 बिलियन का ट्रेड है, उसमें हमें 400 बिलियन का घाटा पड़ता है, मैं उसको दूर करूंगा, मैं इनसे बातचीत करूंगा। 3 साल तो वो बातचीत करते रहे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सिर्फ शोर ही चलता रहा। फिर सदर ट्रंप ने इसी साल के शुरू में ये भी कह दिया कि जब चाइना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, ठीक है, वो फरवरी मार्च तक तो वो तारीफ करते रहे। हाँ जी, वो मतलब ऐसे, और कोई पता नहीं कि सदर ट्रंप फिर किसी वक्त तारीफ कर दे। लेकिन चलिए, सदर ट्रम्प की तारीफ या ना तारीफ का कोई इतना मैटर नहीं करता। असल मैटर ये करता है कि जो चाइना के ट्रू जो अलायंसेस हैं अमेरिका की बाकी लेफ्ट की कुव्वतों में, वो बड़े ख़तरनाक हैं। चाइना हॉलीवुड में घुसा हुआ है, चाइना तमाम बैंकों में घुसा हुआ है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में घुसा हुआ है, चाइना एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में घुसा हुआ है, मीडिया में घुसा हुआ है। लेकिन अब ये है कि अभी रिसेंटली एफआईए कह रहा हूँ, FBI के जो हेड हैं मिस्टर, तो उन्होंने साफ कहा अभी पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि हमने अब फाइलें खोल दी हैं कि चाइना ने किस किस तरह हमारे इदारों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की हुई है। पर आप सिर्फ USA पे डिपेंड कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इतना बड़ा देश है, मतलब 28 कंट्रीज़ का इतना बड़ा देश है, तो 27 रह गए, और इंग्लैंड भी। तो उनको भी तो बीच में हम लेके आए ना कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो कोई छोटी इकॉनमी तो नहीं है ना इकट्ठे, और किस तरीके से उनके बीच में मेरा ख्याल ज़्यादा घुसे हुए हैं ये चाइनीज़, बहुत उनके अंदर घुसे हुए हैं। अलबत्ता इंग्लैंड को कुछ होश आई हुई है। इंग्लैंड इसीलिए तो EU से निकलने की बात भी करता है, और वो भी निकल ही गया, मतलब उनका ब्रेक्जिट हो गया। ठीक है, वो एक अपनी जगह पे है। इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली दुनिया में बहुत स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है। तो उसमें इंग्लैंड एक्शन ले रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो चूंकि लेफ्ट ब्लॉकों में ज़्यादा घुसी हुई है, उनके बहुत सारे जो लीडर हैं लेफ्ट के हैं। लेकिन अब जब मार पड़ी है, अब जब कोरोना के चक्कर में वो डिसीव किया है चाइना ने उनको, तो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट के लोगों को भी होश आना शुरू हुई है कि भाई हम इस तरह तो मारे जाएंगे, लुटे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब, उनसे मैं बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन की आस नहीं रखता। इतना ही काफ़ी समझता हूँ कि उनको कोई होश आ रही है। नहीं, आज से 10 दिन पहले पोम्पियो साहब ने ये कहा कि हम भी ये सोच रहे हैं। पहला बयान देखिए, क्योंकि पोम्पियो साहब की जो पास्ट है ना, वो
एक ऐसा पास्ट है जिसके उनको पता है कि दुनिया में जो ये बड़े कंट्रीज़ हैं ये क्या क्या करते हैं, राइट राइट, किस किस्म के ये तमाशे करते हैं और किस किस्म की इनकी सोच है, राइट, क्योंकि CIA का आदमी है। बिल्कुल ठीक, हाँ जी, इसी तरीके से जब मैं पुतिन को सोच देखता हूँ, ठीक, फिर मुझे पता लगता है कि ये तो KGB से आया हुआ है। इसकी सोच जो है वो KGB से तो अलग नहीं हो सकती ना, वो तो कभी डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती। दैट्स नंबर 1। Right. जब पोम्पियो साहब ने ये बात कही, हाँ जी, उसके ऊपर अभी तक ट्रंप ने पर्सनल कोई रिएक्शन नहीं किया, उनकी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, सिर्फ स्टेटमेंट पोम्पियो की तरफ से आई है। पॉम्पियो की तरफ से आई है, लेकिन ट्रंप साहब ने अभी पॉम्पियो के स्टेटमेंट के बाद 2 दिन बाद उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा कि हम कंसीडर कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया था, जर्नलिस्ट ने, जी माइक पॉम्पियो ने ये कहा है तो प्रेसिडेंट आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वी आर कंसीडरिंग स्ट्रांगली, ये उन्होंने जरूर कहा। ठीक है, तो देखिए मेरा ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो या पॉम्पियो हो, इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो ये डिसाइड करें अमेरिका में, तभी बात बनेगी। और मुझे ये लगता है कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में और हो सकता है कुछ दिनों में कम से कम टिकटॉक का तो ऐलान करते हैं, क्योंकि टिकटॉक सबसे डेंजरस और सबसे बड़ी उनकी ऐप है, और वो ये कह दें कि इसको तो हम बैन कर रहे हैं। खैर मैंने तो आज तक टिकटॉक को कभी डाउनलोड नहीं किया जी, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली वो मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, मैसेज रोज उनका आता है जी कि जी आप इसको डाउनलोड करो, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो ऐप्स हैं, देखिए ऐप्स बनती हैं चले जाती हैं, ऐप्स बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर वो दुनिया के हर जगह पे पहुँचे हुए हैं, उनके लोग पहुंचे हुए हैं, तो वो किसी और कंट्री से बैठ के भी ऐप बना सकते हैं। ऐप इज नॉट अ प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब वो पता चल जाता है, ऐप इतने बड़े लेवल पे नहीं जाती। ऐप तुम्हारी टैग टीवी की भी है, कितने लोगों ने डाउनलोड की हुई, या बहुत ज्यादा लोगों ने तो नहीं की हुई ना। ठीक है, अरे भाई, अगर आप लोगों ने नहीं की हुई, जो हमारे दर्शक हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टैग टीवी के ऐप को डाउनलोड करिए। 7 दिन प्रोग्राम इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ताहिर साहब लेके आते हैं। डिफरेंट गेस्ट होते हैं, इंडिया से गेस्ट होते हैं, पाकिस्तान से गेस्ट होते हैं, अमेरिका से गेस्ट होते हैं, कनाडा से गेस्ट होते हैं। तो आप उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ताकि आप अगर घर से बाहर भी हों, टीवी के सामने ना भी हों, तो आप अपने फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसलिए टैग टीवी की ऐप, नाम तो यही है ना जी, टैग टीवी का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारी एडवर्टाइजमेंट करने का। नहीं हमारे पैगाम आगे पहुंचाने का। नहीं, मुझे मैं सबसे पहले तो मैं अभी आपसे कहूँगा मेरे फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर साहब बात ये है, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम यूट्यूब पर देख लेता हूँ सारे। हाँ, वो जाहिर है टैग टीवी की जो ऐप है, वो जो हमारी स्ट्रीम है, हाँ, जो कोई भी रेगुलर टीवी चैनल होता है, राइट, उस तरह की हमारी 24/7 स्ट्रीम है। सर मैं इस हवाले से कह रहा था कि हमारी एक सादा सी ऐप है जो हमारे प्रोग्राम दिखाती है, लेकिन ये जो ऐप्स हैं, जैसे ट्विटर की ऐप है, जैसे फेसबुक है, ये बहुत हाई टेक है, बहुत बड़ी बड़ी। अब अगर फेसबुक के मुकाबले में कोई ऐसा ही सोशल मीडिया लेकर आता है, कई हैं, वो कहीं लोगों को नाम भी नहीं पता उनके, क्योंकि असल चीज़ तो ब्रांड बनने की है। जब फेसबुक ब्रांड बना तो फेसबुक को भी अपनी ऐप में, अपने उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हर लम्हे तब्दीलियां करनी होती हैं, और उनके लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, हाँ, दुनिया भर में। ठीक है, तो वो जो बड़े ब्रांड बनते हैं, उनकी जो पीछे उनकी परफॉर्मेंस है, वो भी फिर बहुत बड़ी होती है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रस्ट पे बात हो रही है कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर से रिट्रीट किया है। क्या इसमें उनकी हार है या दोनों कंट्रीज ने आपस में बैठ के फैसला किया है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। रिट्रीट करने के बाद कुछ ऐसी जब चाइना ने इस किस्म की हरकत की, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन आया, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिएक्शन जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी US पोम्पेयो साहब का आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है चाइना ने, और अब वो रिट्रीट होने के बाद अगर आगे से वो कभी भी कुछ करेंगे तो वी विल स्टैंड विद इंडिया। जो अमेरिकन हिस्ट्री है वो तो मुझे ये शो नहीं करती कि ये ऐसी हरकत, मतलब लड़ाइयों में स्टैंड करें, लेकिन फिर भी ताहिर साहब तो पूछते हैं, शायद अभी तो इलेक्शन भी आना है 4 महीने के बाद, 3.5 महीने ही रह गए,
तो पता नहीं उस इलेक्शन में क्या होगा, इनकी पॉलिसी जो है वो चलेगी नहीं चलेगी, अगर नया आ जाता है तो क्या होता है। लेकिन फिर भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका की जो आज तक की हिस्ट्री है उसमें तो ताहिर साहब वो किसी कंट्री के साथ खड़े नहीं हुए, एक्सेप्ट जहाँ पर उनका अपना पर्सनल मुफाद होता है। अब क्या ये मतलब इनकी जो है सोच बदल जाएगी? देखिए, अमेरिकन्स की सोच उस तरह तो नहीं बदलेगी, वो अभी भी अपने इंटरेस्ट के पीछे ही जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब उनके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। पहले मिसाल के तौर पर इंडिया के मामले में वो उनके अच्छे रिलेशनशिप रहे, कारोबार भी होता रहा, कोई बहुत ऐसी सख्त बातें भी इंडिया के ख़िलाफ़ कभी नहीं की। लेकिन इंडिया को सबसे बड़ा चैलेंज जो होता था या तो पाकिस्तान की तरफ से होता था या चीन की तरफ से होता था। पाकिस्तान की तरफ से जो चैलेंज होता था इंडिया को, उसमें कभी अमेरिका ने इंडिया का साथ नहीं दिया। ये इनकी हिस्ट्री है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से काम रहते थे। नहीं, पर हम भूल गए 71 की वार में इन्होंने कहा कि हम 6th अपना बेड़ा भेज रहे हैं। बेड़ा तब पहुंचा जब वार खत्म हो गई। वो तो पाकिस्तान का भी साथ ना दिया, लेकिन इंडिया का भी साथ तो नहीं दिया था ना। ठीक है, नहीं साथ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों का भी ये साथ जो है, वो ये उसमें वो सूट नहीं करता था। ठीक है, वो इतना साथ देंगे मतलब इंडिया का कि चलिए कारोबार होता रहे। पाकिस्तान का भी कुछ साथ नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान में भी जो इनके काम होते थे वो उतना होता था कि भाई ये हमने सोवियत यूनियन को कमज़ोर करना है, आपको पैसे देते हैं, आप मुजाहिदीन बनाएं, हम भी आपके साथ हैं। फिर जब वही मुजाहिदीन इनके गले पड़ गए अमेरिकन के, तो फिर पाकिस्तान से ही कहा कि आप पैसे लें, इनको ख़त्म करें। पहले पाकिस्तान को पैसे दिए मुजाहिदीन बनाने के, फिर पाकिस्तान को पैसे दिए मुजाहिदीन ख़त्म करने के, और पाकिस्तान भी खुश है इन दोनों कामों पर। से बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि किस तरीके से रशिया को ख़त्म करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की मदद ली, किस तरीके से अफ़गानिस्तान की वार जो है उसके हारने के बाद हमने देखा कि विद इन नो टाइम रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब ये, अगर हम डीप सोचें तो अमेरिकन की जो ये एक पर्टिकुलर सोच थी वो तो बड़ी सक्सेसफुल हो गई रशिया के टुकड़े करने में। डॉक्टर साहब, मैं मतलब ये वो साल थे जब मैं रशिया में ही रहता था। रशिया की मुख्तलिफ स्टेट्स में रहता था, और हम बड़े यकीन से कहते थे कि असल में अमेरिका ने रशिया को तोड़ने में अपने पैसे ही ज़ाया किए हैं। अच्छा, क्योंकि रशिया ने खुद ही टूट जाना था। मैंने समझा ये तो बड़ी बिल्कुल वाली मैं तो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने। डॉक्टर साहब, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी बड़ी सी। जब कोई फॉरेन पावर जाती है किसी कंट्री के टुकड़े करने के लिए, तो वहाँ ब्लड शेड होता है। जब कोई बाहर के लोग जाते हैं किसी मुल्क को तोड़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अपनी मर्जी के लोगों को अपने साथ लगाते हैं, पैसा पंप इन करते हैं, फिर ब्लड शेड होता है, सिविल वॉर होती है। रशिया जब सोवियत यूनियन, रशिया तो नहीं खैर, सोवियत यूनियन जब टूटा है तो कौन सा ब्लड शेड हुआ था? डॉक्टर साहब, 4 लोग मरे थे हार्डली। वो भी कोई आपस में, बाल्टिक स्टेट्स में 3 थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कजाकिस्तान में था, ये 30 अगस्त 1991 की बात है। मैं कजाकिस्तान में था, ये बोरिस येल्सिन उस वक्त, ये एक अलमाती में नज़रबायोफ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कजाक रिपब्लिक का फर्स्ट सेक्रेटरी था उस वक्त, ये उससे मिलने आया। उसने कहा कि हम तुम्हें खिला पिला नहीं सकते। वहाँ इस्लाम करीमोफ भी उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था, असगर अकायोफ किर्गिज़स्तान, ये सब बोरिस येल्सिन के पाँव पड़ रहे थे, हाथ लगा रहे थे, जनाब आप हमारे बड़े भाई हो, आप हमें किस मसले में डाल रहे हो, हम तो रोटी नहीं खिला सकते अपने लोगों को अगर आप चले गए। उसने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो अब आप जो हो ना, सब के सब जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज हो रेस्पेक्टिवली, अब आप सब के सब प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री हो, इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा भाई हम तो इंडिपेंडेंस चाहते ही नहीं। किसने कहा कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं? सही है, मैंने अपनी आंखों से कजाकिस्तान अलमाती कैपिटल में ये देखा 30 अगस्त 99 टेलीविजन पे आ रही है। बोरिस येल्सिन ने रशियन में कहा फेडरेशना कॉन्चुलस, फेडरेशन खत्म हो गई। वो उनके टूटने की वजह अमेरिका, पाकिस्तान, ये कुछ नहीं थे डॉक्टर साहब, वो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस था। देखिए इकोनॉमिक हशर भी क्या हुआ जी, क्योंकि जो 7 साल की लड़ाई रशिया ने अफगानिस्तान में लड़ी है, उसमें जहाँ जाने का नुकसान हुआ वहाँ पर इकोनॉमिक भी बहुत नुकसान हुआ। एक फैक्टर तो आपको मानना पड़ेगा कि दैट प्लेड ए मेजर। नहीं डॉक्टर साहब, एक फैक्टर था। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात छोड़ूंगा। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री था रशिया,
वहाँ से ये कम्युनिज्म की बीमारी आई, Movement चली थी। ठीक है ना। फिर ये उसके बाद चाइना आया। अब चाइना और रूस का फ़र्क देखें। रशिया ने ये किया कि जो उसका साथ देता था, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, इवन पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलिज्म का नारा लगाया तो उन्होंने मुफ्त स्टील मिल लगा कर दे दी। रशिया की इकॉनमी की वजह ये कि रशिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, करप्शन भी थी, मुझे पता, हमने बहुत देखी हुई है, corruption थी। लेकिन इसके बावजूद ना वो पैट्रियाटिक भी थे अपने फार्मूले के साथ। वो जो कम्युनिज्म का था, वो जाके जो प्यार की बात करता था वो मुफ्त जाके ना फैक्ट्रियाँ लगाते फिरते थे और डोनेट कर देते थे, लो जी ये तुम्हारी है। मतलब चाइना चाइना ने- का उल्ट। चाइना का ये था कि वो आपको बकायदा, वो जो हमारे एक इंडियन समाज में ऐसे एक बना हुआ ना बनिया का, वो समय चाइना पे फिट होता है। वो ऐसे पता नहीं इंडियन पे क्यों फिट होता है, मुझे समझ से नहीं आती बात। वो चाइना है, चाइना एक्चुअली बनिया है। चाइना का ये स्टाइल था कि मैं खून भी चूसूंगा, हाँ। तुम्हें थोड़ा सा खून भी दूंगा, तुम्हारे ही खून में से थोड़ा सा खून तुम्हें दे दूंगा, बाकी खून मैं पीऊंगा। और ये जो फैक्ट्री है ये सोशलिज्म के नाम पे ही चलो लगा लो, लेकिन ये आपको फ्री नहीं मिलेगी। आप भट्टो साहब की चाइना के साथ बड़ी दोस्ती थी। चाइना ने क्या कुछ दिया भट्टो साहब को, बल्कि उल्टा पाकिस्तान से जमीन ले ली, कश्मीर की। हाँ। वो कुल लाखों किलोमीटर का जो एरिया है वो ले लिया गिफ्ट के तौर पर, ठीक है। कि हम आपकी मदद कर हाँ, रहे हैं। और नेहरू साहब बड़े वीक थे इन चीज़ों में, ओ या ठीक है। तो वो मतलब अभी तक प्रॉब्लम बना हुई है जो लद्दाख की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वहाँ से यही चली आई। एक्साइज चीन का जो स्ट्रक्चर है और जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है, जो ठीक है। रोड बन रही है, जो हाईवेज वहाँ पर बन रहे हैं, या जो वहाँ पर उन्होंने एयर मतलब पोर्ट्स बनाए हैं, ये सारे के सारे इन्हीं की ज़मीन है। डॉक्टर साहब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अफगानिस्तान एक रूरल इलाका है, ठीक है। इसी तरह के रूरल इलाके होते थे उज़्बेकिस्तान और ये सारे इसी तरह के अनडेवलप्ड इलाके होते थे। जब रशिया वहाँ पे गया है, सोवियत यूनियन गया है, हर मुल्क में वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्राम्स हैं, हर मुल्क में मेट्रो है, ठीक है। यानी कनाडा से बेहतर मेट्रो है ताशकंद में, ताशकंद। वो सब रशिया ने लगा के दी उनको। एजुकेशन रेट डॉक्टर साहब 100% है, हाँ। ठीक है। क्लीनलीनेस रेट जो है 100% है। जो लोग उन रियासतों में गए हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, हंगरी, पोलैंड, वहां पे रशिया ने बर्बादी की, हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड थे, वो चूंकि जरा थोड़े से स्टबन थे, सोवियट्स की बात नहीं सुनते थे, उनके साथ उनका क्लैश हुआ। ये गरीब मुल्क थे, इन सबको उन्होंने डेवलप कर दिया। यानी ये तो खासियत माननी क्योंकि वो पड़ेगी। अच्छा, अब इकोनॉमी तो यहीं पे बर्बाद हुई ना उनकी कहाँ पे जाना था पैसा, दे के रशिया तो कारोबार तो दुनिया के साथ करता नहीं था। मतलब उनकी जो सोच जी। है वो दोबारा वर्ड जितने भी हमारे देख रहे हैं, ये एक सिर्फ हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बनिया इसलिए नहीं यूज़ कर रहे कि बनिया के लिए, एक सो कॉल्ड एक ना इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है वो बनी हुई, इसलिए तो उनकी जो सोच थी वो इकोनॉमिक सोच नहीं बनी। हाँ जी, अगर वो बन जाती तो मैं समझता हूँ जितने उनके पास कंट्रीज़ थे, जितने उनके पास रिसोर्सेज थे, ये तो आप भी मानोगे, जितने रिसोर्सेज थे वो दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत बन सकते थे। डॉक्टर साहब अब भी आपने पीछे पुतिन की बात की, मैं उनको तब से देख रहा हूँ, जब मैं उधर था तब KGB के वो हेड थे, मतलब देख रहा हूँ से मेरी मुराद है, मेरी मुलाकात नहीं हुई, ऑफ कोर्स बहुत बड़े आदमी है, ठीक है। वो मतलब अभी जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि मैं, ट्रंप, माइक पॉम्पियो और प्रेसिडेंट पुतिन एक मीटिंग में थे, तो कहने लगे मैं कन्विंस हो गया कि जितना दुनिया का पुतिन को पता है, ट्रंप साहब को तो उसका अशर शीर भी पता नहीं है। नेचुरली KGB का आदमी सर, KGB का आदमी, और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अपनी जियोग्राफी में, रिसोर्सेज में, एनर्जी के रिसोर्सेज में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 2036 तक वो दोबारा बन गया है, चाहे वो डिक्टेटोरियलशिप है, लेकिन वो आदमी तो इतना स्मार्ट है अपनी कंट्री के लिए। बहुत अच्छा, अपनी वो ठीक है, वो डेमोक्रेसी नहीं चलने देते वहाँ पे, उनका एक अपना स्टाइल है, मैं उस पर आप और मैं अलग शो कर सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल उसको चाहा जाता है, ऐसी बात नहीं कि उसको चाहा नहीं जाता। नहीं, अभी भी देखिए 70% लोग जो हैं अभी भी उसको चाहते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि हम जो बात कर रहे हैं चाइना का रिएक्शन और चाइना के ऊपर वर्ल्ड का रिएक्शन, ये जो बात है ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना की जो अब थिंकिंग है
या तो उनको बिल्कुल 100% चेंज करनी पड़ेगी, उनको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, और उनकी ये जो सोच है कि नहीं हम अपने हिसाब से नंबर 1 बन जाएंगे, अब वो तो होना नहीं। दैट इज़ वेरी क्लियर, नो वन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट। जिस तरीके से वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के साथ डील करते हैं और घटिया माल दे के बढ़िया माल के पैसे लेते हैं, अब तो वो भी नहीं चलना। अब तो वो माल जो है जब आएगा, हाँ जी, पहले चेक होगा तब आगे उसके पैसे मिलेंगे। आगे क्या होता था, मैंने यहाँ के कुछ लोग हैं जो चाइना से डील करते हैं, पैसे पहले भेज देते हैं, बाद में ये नहीं पता कंटेनर में से निकलना क्या है। हाँ जी, ठीक है कि 60% माल वो ठीक भेजते हैं, लेकिन 40% भी बिलियंस का माल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम के ऊपर दुनिया में अब इनकी ये तो फिलॉसफी नहीं चलेगी, तो फिर इनका फ्यूचर क्या रह गया? चाइना का फ्यूचर अब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एंड ख़ास तौर पर इंडिया ने एक ऐसा बड़ा लेसन दिया है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि इससे बड़ा लेसन कोई नहीं है चाइना के लिए। लोग ये समझते हैं कि जो इंडिया ने लेसन दिया है, प्रैक्टिकल लेसन दिया ना, बातचीत का नहीं था, प्रैक्टिकल बैन, मतलब जो 59 बैन किए, बहुत बड़ा ऐप। उसके बाद वो ये आप जो दुनिया के एनालिस्ट कह रहे हैं कि चाइना अब रीथिंक कर रहा है, अपनी रिविजिट कर रहा है अपनी फिलॉसफी, अपनी पॉलिसी, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। मतलब कारोबारी लोग से मुराद ये है कि वो जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी कारोबारी, जो वही है, वही तो सब कोई कर रहे हैं। और जो आम चीनी भी डॉक्टर साहब है, वो बेचारा बड़ा अच्छा शख्स होता है। आप ये देखते हैं कितने हार्ड वर्किंग होते हैं चाइनीज, पूरी दुनिया में रहते हैं। ठीक है, मैं उनकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इज्जत करता हूँ, जो कनाडा में अमेरिका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट जो रेलवे लाइंस बनी है अमेरिका में और कनाडा में, उसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ने अपनी जानें दी हैं। एब्सोल्युटली, ये याद रखिए 1890 में, हाँ जी, सैकड़ों नहीं हज़ारों चाइनीज़ जो हैं वो रेलवे लाइनें बनाते हुए मर गए। आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा कंट्री है कनाडा, ईस्ट से वेस्ट तक लाइन बनाई, और अमेरिका के सारे ही जो सूबे हैं उस सब में रेलवे लाइन बनाई, जिसमें उनका सबसे बड़ा रोल था जाने देने का और काम करने का। देखिए ना, तभी ये मैं जरा ऐसे ही बड़ी सही आपने बात की। चाइना के अगर बात करें तो कितनी जाने उन्होंने, हमारी लिबरल गवर्नमेंट ने हेड टैक्स पे, शायद लिबरल ने या कंजर्वेटिव ने माफी भी मांगी। नहीं, लिबरल नहीं मांगी। हाँ शायद, तो मतलब ये माफिया मांगने में तो ट्रूडो साहब बहुत बढ़िया है। कुछ माफिया डॉक्टर साहब मांग लेनी चाहिए कुछ में कुछ अर्थ नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बड़ी ग्रॉस लेवल पे हुई हो, तो उसमें माफ़ी मांग लेने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके बाद आप नीचे ही लग जाएं। नहीं, पर माफ़ी मांगने के बाद उसके ऊपर कोई काम तो होता नहीं। हाँ, नहीं, चलें ये कह दें कि भाई सॉरी, ये गलत हुआ था हिस्ट्री में, ये एक अच्छी स्पिरिट है, चाहे कंजर्वेटिव करें चाहे लिबरल करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि फिर उसके बाद आप एक्सप्लॉइट होना शुरू कर दें उन फॉरेन ताकतों के हाथों। नहीं, अब हम दोबारा चाइना पर जी, चाइना पाए कि चाइना अगर दोबारा रिविजिट कर रहा है अपनी थिंकिंग को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और इधर वो मतलब इंडिया बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस कर रहा है, तो ये दो चीज़ें कैसे इकट्ठी चलेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, चाइना पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तो बात पक्की है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर ट्रस्ट नहीं। हाँ, वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो है ना, वो एक ही है। तो चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि ये आई वॉश करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए चलते हैं कारोबार में। डॉक्टर साहब, मैं और अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं अपने इंटरेस्ट के साथ सिर्फ आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकता, आपका भी इंटरेस्ट होगा तभी बात चलेगी आगे। ठीक है ना, कारोबार में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल इंटरेस्ट से बात चलेगी। नहीं, पर रीथिंकिंग में, अच्छा, रीथिंकिंग में मैं ये कह रहा हूँ, ये रीथिंकिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब उन्हें टफ दुनिया नजर आ रही है, लेकिन उनको रीथिंकिंग करने दें, नई पॉलिसियां लाने दें। दुनिया को उनके साथ नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी रजीम नहीं है, किसी सूरत भी ट्रस्टवर्दी रजीम नहीं है। राइट, किसी सूरत भी। डॉक्टर साहब, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इन पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। इनको इनके मुताबिक जवाब देना चाहिए, और जो ये कारोबार में गलत हरकतें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशन करते हैं, बैक स्टैबिंग का इनका रवैया बन चुका हुआ है, उसका ईंट से पत्थर से जवाब देना पड़ेगा दुनिया को कि आज ये थोड़े से कोई बेहतर पॉलिसी ले आए। नहीं, इस पे कोई ट्रस्ट ना करें, ये अगले हफ्ते चेंज हो सकते हैं।
ये कुछ भी आप हो सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया को इतना ही अब विजिलेंट होना होगा जितने ये विजिलेंट है, जितने चाइना की रजीम विजिलेंट है, ये बड़े विजिलेंट है, इसी तरह दुनिया को विजिलेंट होना होगा। अब जब आप अमेरिका की पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं इंटरफेयर। ताहिर साहब, अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर तो एक प्रोग्राम ही करना पड़ना है क्योंकि टाइम जो है वो जा रहा है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपसे करना चाहता हूँ जी कि हम चाइना की बात कर रहे हैं कि वो रीथिंक कर रहे हैं, जी। दैट्स नंबर 1। कोविड-19 के बाद सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो डिप्रेशन 1929 और 30 में आया था उसके बराबर पहुंच गई है। उस वक़्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उस वक़्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको 10 साल लगे वापस आने में। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि 2-3 साल में ही सारी इकॉनमी मुड़ के वहीं आ जाए जो कोविड-19 से पहले थी और उसके बाद आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पॉइंट ये पैदा होता है कि उसमें चाइनीज़ कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कुछ इतनी ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं कुछ चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब वो तो फिर इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात यह है कि अगर तो चाइना अपने कारोबार में फेयर तरीके से दुनिया के साथ चले तो दुनिया साथ चलेगी, चाइना के साथ नहीं चलेगी। मतलब एक कारोबार एक न्यूट्रल चीज़ होती है कि कारोबार में ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक शख्स के फ़ायदे पर ही कारोबार चलेगा या एक कंपनी या एक कंट्री के फ़ायदे पर। कारोबार में सबका कोई ना कोई फ़ायदा होना ज़रूरी होता है, तो वरना तो कारोबार नहीं चला करते। अगर तो चाइना इस तरह चले, अपनी रीथिंकिंग कर ले अपनी पॉलिसीज़ पर, तो फिर तो दुनिया चलेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर चाइना ने अब हैंकी पैंकी की तो दुनिया इतनी सहूलत के साथ चलेगी। मजबूरी दुनिया की हो सकती है। देखिए, मजबूरी तो अभी है, मजबूरी तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। वो तो है कि आने वाले जब तक ये खुद अपने रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर लेते। देखिए, मैं आपको ना एक नट्स एंड बोल्ट्स की बात बताता हूँ। मैं लुधियाने से बिलोंग करता हूँ, जहाँ के उसको मतलब लीड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। दुनिया मैक्सिमम नट्स एंड बोल्ट्स वहाँ बनते हैं। वो नट्स एंड बोल्ट जो एक मज़दूर बनाता है हिंदुस्तान में, वो चाइना से महंगा है, चाइना में उससे भी सस्ता है। वो जो नट्स एंड बोल्ट्स बनते हैं वो अगर अमेरिका में बनाने हो तो 10 गुना महंगे हैं, चाइना में बनाने हो 10 गुना महंगे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर एक आदमी 1 घंटे के पैसे लेता है नट्स बोल्ट बनाने के $20-25, वो तो एक मजदूर सारे दिन में लेता है। तो इस किस्म की जो नट्स एंड बोल्ट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। ऐसे ही और चीज़ें हैं। तो मुझे तो मैं परेशान हूँ कि ये चाइना के हथकंडे से बाहर कैसे निकलेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, बात यह है कि इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट मनी। बांग्लादेश और बहुत सारे और आसपास के मुल्कों में थोड़ा बिजनेस क्यों गया, वहाँ इंडस्ट्री क्यों लगी, वहाँ लेबर जो है चाइना से भी सस्ती थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भारत में भी ये काम हो सकता था। अब मोदी साहब कह रहे हैं, अभी उन्होंने कल ही कहा कि भारत एक ग्लोबल इकॉनमी के रिवाइवल के लिए एक लीड होगा, लेकिन उसके लिए फ्रैंकली भारत को अपनी पॉलिसियां जो हैं वो बहुत नरम करनी होगी, जैसे बांग्लादेश में है। ये 6 साल हो गए कहते हुए। बात यह है कि 6 साल में $600 बिलियन के हुए साइन हैं, आई कितनी 60 बिलियन। नहीं, मुझे जब तक आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं करोगे ना। देखिए ना, आप मोदी साहब की वो गुजरात की सरकार को याद कीजिए, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की थी इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। वो वहाँ पे हुई, इसीलिए तो मोदी साहब का एक बहुत बड़ा इमेज बना। मुझे लगता है कि फेडरल में जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की, क्योंकि पुराने वो हथकंडों की आदी है तो वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखिए ताहिर साहब, 6 साल कम नहीं होते, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं पीएमओ हाउस में, वो सारे के सारे मोदी साहब अपने पर्सनल लेके आए हुए हैं गुजरात से। हाँ जी, स्वाई एक डोवल साहब को छोड़कर बाकी सारे वहाँ से आए हुए हैं। और अगर वो चाहें, देखिए हिंदुस्तान की अपनी बहुत बड़ी कंपल्शंस है। आप सूबे जो हैं, जो स्टेट्स हैं, जी, वो किसी ना किसी तरीके से अगर साथ नहीं चलती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अमेरिका में भी है। हाँ,
नहीं, यहाँ भी होगा, हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बाकायदा लीड करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है अभी भी, वैसे अंदर अंदर की जो खबरें मुझे आती है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, अभी भी मोदी साहब चाहते हैं कि हमारी पर्सनल मीटिंग हो जी साहब के साथ। ये वो 13 मीटिंगें आज तक कर चुके हुए हैं, जब से वो 2002 में बने थे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टिल लास्ट ईयर। वो 13 मीटिंगें कर चुके हैं उनके साथ पर्सनल। नहीं, अब मीटिंग मतलब करने का क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी है, चूंकि कुछ मेरे पास भी ऐसे खबरें हैं, कोई ऐसी नहीं है। वो चूंकि एक पॉलिटिकल सुसाइड भी होगा जी के साथ। अब मीटिंग जो है ना, वो मोदी जी के लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड भी है, चूंकि इस वक्त जी के और चाइना के खिलाफ भारत के जो इमोशंस हैं बहुत हाई और पीक लेवल पे हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। चलिए, मुझे भी पता है, थोड़े को मैं चलिए इस पे तो खैर लेकिन देखिए, कई बार ऐसे भी होता है कि जब आप दुश्मन हो जाते हो ना, आपको पता है भुट्टो साहब आए शिमला, वो तो फिर गलत फैसले थे ना। नहीं, भुट्टो साहब शिमला आए हैं वहाँ पर लड़ाई के बाद जी, उस वक्त भी यही ऐसे ही थे सेंटीमेंट्स। भुट्टो साहब ने तो विन किया था। वो जो जंग पाकिस्तान हारा था 71 में, जो जंग एक्चुअल मैदान में हारा था, वो भुट्टो साहब को आने की इजाजत दे के वो भारत लूज कर गया। ठीक है, नहीं, बांग्लादेश तो बना दिया। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो अचीवमेंट थी। उसके बाद वो जो 93,000 जो थे, वो तो भुट्टो वापस ले गया। असल तो ये था मैसेज कि वो जरा और कुछ अरसे रहते उनके पास, और कुछ शराइत बनवाते कश्मीर पे और उन पे, फिर वापस होते। ये थी असल जंग। पर उस वक्त वर्ल्ड प्रेशर बहुत था, रशिया का प्रेशर बहुत था। रशिया का, मेरा नहीं ख्याल रशिया का कोई प्रेशर था उस वक्त, को बहुत प्रेशर नहीं था फ्रैंकली। मिस इंदिरा गांधी को ये जो जाता है क्रेडिट को उन्होंने किया, मैं उनको क्रेडिट नहीं देता, वो भारत की अफवाज और भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को मैं देता हूँ। इनफैक्ट ये उनका था, ये तो आगे वो थी ना, फ्रंट फेस थी ना, वरना वो साबित हो गया कि जिस तरीके से उन्होंने डील किया मेज पे भुट्टो तो जीत गया मेज पे। जो वो चाहता था वो लेके चला गया। जो भारत ने जंग जीती थी, इतनी बड़ी जंग, वो अपनी जगह जीत है, वो तो खैर अनडू नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद इससे आगे कुछ काम लिए जा सकते थे, वो नहीं लिया। ताहिर साहब, चाइना रिट्रीट किया जी। अब वही जो बात आप कर रहे हो, आखिर में चाइना रिट्रीट के बाद आपको क्या लगता है, इंडिया और चाइना? देखिए, इसके बाद ये है कि मुमकिन नहीं है कि अब ये तल्लकात उस लेवल पे जाएं जो अभी रिसेंट कुछ महीने पहले थे, जब प्रेसिडेंट जी ने किया। जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी मिलना चाहते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता, बल्कि जी मिलना चाहता है। क्योंकि जी ये कहना चाहता है दुनिया को कि यार हम बड़े ठीक हैं आपस में। क्योंकि जी को जो असल प्रॉब्लम हुआ था, डॉक्टर साहब हमने एक बात मिस की, साउथ चाइना में जो अमेरिकन गए थे अभी रिसेंटली, गए हुए हैं, अभी भी बेड़ा नहीं, वो वहां पे है, लेकिन उन्होंने एक शो ऑफ किया था पावर को। वो जो शो ऑफ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया था, भारत पहले ही वहां पे मौजूद था, ठीक, वो जो शो ऑफ था वो उनको एक और पता चला। असल में मैं यूं समझता हूँ लद्दाख का जो एग्रेशन था, वो चाइना का एक टेस्ट था भारत को और दुनिया को। वो टेस्ट उनको महंगा पड़ गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप भारत के और चाइना के नॉर्मल होंगे जैसे थे पहले, कारोबारी भी हो, पॉलिटिकल भी हो, दोनों रजीम के भी हो, अनटिल अनलेस चाइना की जो रीविजिट पॉलिसीज हैं वो प्रैक्टिकली इन नेक्स्ट 2 इयर्स दुनिया के सामने आए, दुनिया के सामने आए। आज का प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो बेइंतहा आने चाहिए, क्योंकि पता लगना चाहिए कि आप चाइना और हिंदुस्तान के रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम के ऊपर दोबारा अच्छे दोस्त बन सकते हैं या नहीं? दोस्ती का वर्ड जो है ना, मेरा ख्याल है वो चाइना के साथ तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन स्टिल जो रिलेशनशिप है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में वो कैसी रहेगी, आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक।